सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात अपने उरूज पर हैं और साथ साथ अदालती मामलात भी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है, जो ये कह रही है कि जनाब आए कंसेंसस कर लेते हैं, आए बैठ के बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी जो बोर्ड है वो बैठ के मुज़ाकरात भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बयान भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस पहले तो हो ही नहीं सकते। जब इलेक्शंस पहले नहीं हो सकते तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब मुज़ाकरात फिर किस पॉइंट पर हो रहा है। आज हमने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर हुकूमत ये कहती है कि इलेक्शंस सितंबर या अक्टूबर में करने हैं तो जनाब फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। और वाकई में फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। 8 अक्टूबर की डेट तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही दे दी गई थी। उसके बाद से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, फिर कंसेंसस की बात की गई गुज़िश्ता रोज भी, और आज भी इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें सारा मलबा उठा के हुकूमत पर डाल दिया गया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खर्चा नहीं है, तो हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। अब क्या वाकई में ये मुज़ाकरात सच्ची नीयत के साथ हो रहे हैं? इस नीयत के साथ कि नहीं जनाब, जो मुल्क के अंदर एक केओस की सूरत हाल है, मुल्क के अंदर एक तलातुम की सूरत हाल है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हमारे यहां जो असल मसाइल हैं, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, इसकी तरफ भी तो तवज्जो देनी चाहिए ना। लेकिन तवज्जो उस वक्त दी जाए जब हुकूमत के अपने डायरेक्शंस तमाम चीजें दुरुस्त जगह पर हों। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज तो कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ शराइत भी निकलकर सामने आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने इलेक्शंस एक दिन कराने हैं तो मई में कौमी असेंबली और बाकी की 2 असेंबलियों को तहलील कर दीजिए, निगरां हुकूमत आएगी, निगरां हुकूमत आने के बाद 90 रोज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। क्योंकि अगर आईनी मुद्दत पूरी होती है तो 60 रोज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और अगर आईनी मुद्दत पूरी नहीं होती, आप असेंबलियां तोड़ देते हो, तो 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शंस एट एनी कॉस्ट कराने पड़ते हैं। लेकिन आज जो दूसरा दौर हुआ मुज़ाकरात में, उसकी जो अंदरूनी खबर निकलकर सामने आई है, अभी थोड़ी देर पहले शाह साहब भी हमारे चैनल पर मौजूद थे। कुछ मामलात ऐसे हैं कि कहा जा रहा है कि आप भी लचक दिखाइए और हम भी लचक दिखाते हैं। मामला असल में यह है कि बजट पेश करना है, और बजट निगरां हुकूमत पेश नहीं कर सकती। IMF से मामलात पिछले 6 महीने से चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। तो जनाब, क्या वाकई में इस मुज़ाकरात का कोई हल निकलेगा, या ये सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए हुकूमत की एक एक्सरसाइज है जिसका वाकई में कोई हल नहीं निकलता है, और हुकूमत का कायम है इसका टाइम गेन करते रहना। इसी पर मजीद बात करेंगे जनाब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान जो ज्वाइन कर चुके हैं, और फखरुर रहमान साहब तज्जियाकार हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सिद्दीक भाई। सिद्दीक साहब, ये बताइएगा, पहले भी एक दौर हुआ 2 घंटे तवील, हमने कल तवील ट्रांसमिशन की, गुफ्तगू की, बातचीत की, और आज भी मुज़ाकरात हुए। अब ये मुज़ाकरात गालिबन मंगल को होंगे, तीसरे मुज़ाकरात। ये टाइम गेनिंग हो रही है, इसके अंदर से कुछ निकल के भी आ सकता है? देखिए, अभी जिस तरह आपने खुद बताया कि शाह साहब हमारे साथ थे 7 बजे, और शाह साहब ने ये बताया है कि मंगल जो है वो फैसला कुन दिन है। मंगल को जो वो मरीम नवाज साहबा कहा करती थी आर या पार, तो मंगल को आर या पार हो जाएगा, या इलेक्शन की तारीख कंसेंसस आ जाएगी, या ये मुज़ाकरात मंगल के दिन ख़त्म हो जाएंगे, मंगल से आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि ये बड़ा हैरान कुन था कि जुम्मे वाले दिन मंगल को ले गया। तो उस पर शाह साहब से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जी नवीद कमर साहब ने कहा उनको कराची जाना है, तारिक बशीर चीमा साहब को बहावलपुर जाना है, हमारे जो पीर साहब हैं गिलानी साहब उनको मुल्तान जाना है। तो मुझे बताएं कि इस वक्त इतने बड़े बहरान से मुल्क को निकालने से बड़ा मामला क्या है? ये तो रूटीन के काम है ना कि आप वीकेंड पे अपने हल्के में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। ये कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई ईद आई हुई है कि जनाब आप ईद यहाँ कैसे कर सकते हैं, आप ईद तो आपने अपने इलाके में जाके करनी है। तो इससे नजर आ रहा है कि हुकूमत कितनी संजीदा है। मुझे तो बिल्कुल कोई इस उम्मीद नहीं है। मुझे ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स लगते हैं। मुझे ये टाइम, वैसे मंगल को 2 तारीख तो हो जाएगी, 2 मई हो जाएगी मंगल तक ना, उसके बाद फिर पीछे अगर दिन देखे जाए तो गालिबन 12 दिन बचते हैं। 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। 12 दिन के अंदर आपको लगता है कि वो तमाम मामला जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए वो कर लेगी? क्योंकि अब तो सूरत हाल वाज़ेह ना। आज आपने देखा हुकूमत की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से पहले इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे। खान साहब कह रहे हैं कि अगर यही शर्त उन्होंने रखनी है तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। ये टाइम गेनिंग वाला मामला चल रहा है। देखें, जो इलेक्शन कमीशन है ना वो तो पहले हाथ खड़े कर चुका है। इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट का अब ये कह चुका है कि आप अब हमें सिक्योरिटी भी दिलवा दें, पैसे भी दिलवा दें, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि वो कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, जो आपने हमारा करने कर लें, क्योंकि
फवाद चौधरी साहब ने जो इंकशाफ किया था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हुकूमत ने कहा है कि अगर बात आप पे आ जाए और आपको रिज़ाइन करना पड़े इलेक्शन को डिले करवाने के लिए, तो आप कर दीजिएगा रिज़ाइन, हम आपको सदर पाकिस्तान बाद में बना देंगे। तो मसला इलेक्शन कमीशन मेंबरान, क्योंकि देखें पिछले जब से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हैं या पीडीएम के ये चारों मेंबरान आए हैं, कोई एक फैसला बता दें जो इन्होंने ऐसा किया हो जो पीडीएम पे नागवार गुजरा हो। इनके सारे फैसले पीडीएम की ख्वाहिशात के ऊपर मबनी है। कोई फैसला ऐसा नहीं है जिसमें हमें नजर आया कि यार पीडीएम तो नाराज हो गई है लेकिन मुल्क का मफाद इसी में था, इसलिए इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने यह फैसला दिया है। इनके तो सारे फैसले पीडीएम के हक में आए हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें एक और मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, यही आप फखरुर रहमान साहब से भी पूछिएगा, ये जो मैं आपके सामने सूरत हाल रख रहा हूँ, अगर कंसेंसस हो जाता है, तारीख एक दे देते हैं, हुकूमत कहती है जनाब हम बजट देंगे जून का, बजट दे के और हम जनाब उसके बाद असम्बली तहलील कर देंगे और अगस्त में इलेक्शन हो जाएगा। जून में जब 1 जून को अगर ये नोटिफाई करते हैं, मरदमशुमारी जो हो रही है ये नोटिफाई करते हैं और जून में इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब आपने असम्बली तहलील करनी है कर दें, हमें चाहिए 3 महीने, जून जुलाई अगस्त हल्काबंदियों के लिए फ्रेश नई, और साथ ही उसके बाद चमन दिन चाहिए इलेक्शन शेड्यूल के लिए, बात तो वही अक्टूबर में आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे? मुझे ये सब ड्रामा लग रहा है, मुझे ये सब फ्रॉड लग रहा है, मुझे कोई तोको नहीं है। मेरे लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी कि इलेक्शन की कोई तारीख दे दी जाती है, और उससे भी बड़ी खबर ये होगी और ये कोई मौजज़ा ही होगा कि जो तारीख देगी पीडीएम वो उस तारीख पे इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि इनका हर बयान झूठ पे मबनी होता है, बदयांती पे मबनी होता है। ये अपनी जात के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान ये भी है ना। मैं इसी बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, मैं इसी सवाल को जरा फखर साहब की तरफ लेके जाता हूं। फखर साहब सर अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सवाल मेरा आपसे जनाब ये है कि इतनी तकदो करना, ये मुज़ाकरात का मामला, ना अहली की तलवार, ये भी कहना कि आप नाअहल हो जाएंगे तो हम आपको सदर बना देंगे, ये तमाम चीजें इंसान करता है एक लंबी प्लानिंग के लिए, जिसको 2 साल 3 साल इक्तदार में रहना होता है। 2-3 महीने इक्तदार में रहना है तो इतनी तकदो करने की जरूरत क्या है? आपको अगर 3 महीने बाद इलेक्शन कराने, आवाज करा लें। 3 महीने के अंदर आप अपना तशख्खुस अवाम में कैसे बेहतर कर सकते हैं? अभी आपकी IMF से डील नहीं हुई, अगर IMF से डील हो जाती है तो आपके लिए मुश्किलात मजीद ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपको महंगाई मजीद करनी पड़ेगी, पेट्रोल के रेट से बढ़ जाएंगे। तो ये 3 महीने का मामला मुझे लग नहीं रहा। आपकी नजर में क्या सूरत हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपके सदीक जान जो बात कर रहे हैं मैं उससे बड़ी हद तक मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तवील दास्तान है झूठ और मुनाफिकत की। जो 13 जमातों का टोला है, इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा जिसके तहत ये इलेक्शन से ना भागें, और सिक्योरिटी का मामला हो या पैसों का मामला हो, जब ये उधर पकड़े गए तो उसके बाद मर्दमशुमारी पर आ जाएंगे, मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियों पर आ जाएंगे, और उसके बाद ना जाने क्या क्या बहाने ये करेंगे। आपने देखा है इनको माफ कीजिएगा कि जब अदालतों में पेश होना होता था तो इन किसी की कमर में दर्द निकल आता था तो किसी के सर में दर्द निकल आता था, कोई कोरोना का सर्टिफिकेट लेके बैठ जाता था। 1 साल में भी आपको किसी का दर्द या कोई तबीयत खराब नजर आई? बिल्कुल नहीं आई। इसी तरह से जो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब आइन और कानून के मुताबिक फैसला आया आर्टिकल 224 के तहत, तो इन सब ने, वज़ीर आज़म समेत सब ने हलफ उठाया हुआ है कि आइन को प्रोटेक्ट करना है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकियाँ देनी शुरू कर दी और जजेस साहिबान को और उनकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी। और जब वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहें कि अब मैं 3 का फैसला नहीं मानता, इससे ज्यादा आइन से क्या बगावत हो सकती है? देखें, कौमी असेंबली कानून साजी करती है। मैं आपको एक मेंशन कर देता हूं, ये कहा गया फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होके कि 3 हजरात को बुलाया जाएगा तौहीन पार्लियामेंट के जुमरे में। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, देखने वाले भी समझदार हैं कि वो 3 अफराद कौन हैं जिनकी बात की गई कि उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट की। सर, इससे बढ़ के तौहीन अदालत और क्या हो सकती है? नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि इनके दिमाग में आ गया तौहीन अदालत। इनसे पूछे ना किस कायदे कानून के तहत कहां पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट की तौहीन। और ये जो 23 करोड़ आवाम की तौहीन 1 साल से ये कर रहे हैं, महंगाई की चक्की में जकड़ दिया, बेरोजगार हो गए हैं लोग, मिलें बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इसका जवाब दे कोई भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये उस तरफ आते ही नहीं। जब उस तरफ सवाल किया जाए तो ये उठाकर पिछली हुकूमत के ऊपर मलबा डालने की कोशिश करते हैं। मैंने यही कहा आपको कि झूठ और मुनाफिकत की पूरी एक दास्तान है। और जब अदलिया को ये धमकियां देते हैं, अदलिया के ऊपर ये माजी में भी हमलावर हो चुके हैं,
और जैसे मैं आपको ये बात बता रहा था कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है आइन के नीचे और सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है आइन के नीचे। ये तमाम इख्तियारात आइन नहीं दिए हुए हैं। ये जो दावा करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये महज जो है ना इनकी दिमाग की एक इख्तरा है जिसको इन्होंने जो बेवकूफ बनाने के लिए खुद ही को बेवकूफ बना रहे। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ये बताइए फखर साहब, ये बताइए जो ये शराइत रखी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन में तरमीम की जाए, अगर आपको इलेक्शंस आगे लेके जाने हैं, मई में इंतखाबात करने हैं, तो आप मई में अगर आपने असेंबलियां तोड़ी तो फिर ये इंतखाबात अगस्त से ज्यादा डिले नहीं किए जा सकते। सर आइन में तरमीम के लिए आपको जाहिर सी बात है 2/3 अक्सरियत चाहिए। 126 के करीब अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि कितने इस्तीफे मंजूर हुए, कितने वापस हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए थे, अदालत में चैलेंज किए थे, वापस हो गए थे। क्या ये हो सकता है कि आइन में तरमीम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली चले जाएं? ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं था जब पिछले साल रात को अदालत लगी थी तो वही जो फैसला किया गया था असेंबलियां तहरीर करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कालादम करार दे दिया था कि हालांकि 69 के आउस्टर क्लाज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी को मुज़ाकरात की ये जो बातचीत की इखलास के ऊपर जाना है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही हो सकता है कि वजीर आजम असेंबलियां तहरीर करने की समरी बगैर डेट के सदर को भिजवा दें और कहें कि जी इस डेट पे हमारा एग्रीमेंट हो गया है और उस डेट को आप ये डेट डाल के असेंबलियां तहरीर कर दें। ये तो आप समझ लें कि एक जिसको हम कहते हैं बयान हल्फी या एफिडेविट के तौर पे ये समरी हो सकती है अगर आप वाकई सिंसियर हैं। अदरवाइज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इज्जत नहीं दे रहे, जो अवाम की जो इस वक्त क़यामत बरपा है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। आप सदीक जान ने सही कहा कि अगर इनको जरा सा भी आपको याद होगा नवाज शरीफ की जमानत दी गई थी मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से और ये कहा गया था कि जनाब 4 हफ्ते के बाद वो वापस आ जाएंगे। उसकी क्या वक़्त और हैसियत रही सर? वही आप देख रहे हैं ना, 50 रुपए का बयान अल्फी था, जमानत दी गई थी और आज 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। और मुझे ये बताइए कि कौन से डॉक्टर ने उनको सऊदी अरब जाने की इजाजत दी थी और फिर उस डॉक्टर ने कहा था इतने दिन के बाद आप वापिस आ जाएं। और आपके वजीर आजम जो है मलका है बरतानिया या वहाँ के जो बादशाह हैं उसकी ताजपोशी के लिए अगले हफ्ते बरतानिया जा रहे हैं। यानी बेगर्स कांट बी चूजर, गुलाम इब्ने गुलाम। ये इससे ज्यादा इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? चले अगले सेगमेंट में जरा डिटेल में बात करेंगे। फखर साहब, सिद्दीक भाई ये बताइएगा, अभी मुज़ाकरात के अंदर कोई डेडलॉक है या डेडलॉक किसी चीज पर नहीं है, या इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि आपने जो 3 शराइत रखी हैं उससे आप थोड़ा पीछे हो, हम भी थोड़ा पीछे होते हैं? कोई डेडलॉक आया? शाह साहब से आपकी बात हुई? देखिए वो तो ये कह रहे हैं कि डेडलॉक नहीं है और मेरे लिए यही एक बात है कि अगर डेडलॉक नहीं है तो ये इतने अच्छे कैसे हो गए जो अदलिया पे हमले कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन्होंने 23 करोड़ लोगों को अंधेरे में धकेल दिया है, जिन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है, जिनकी वजह से हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के 80% लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है, जिनकी वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से लोगों के घर नहीं चल रहे, वो बड़े आसानी से इलेक्शन के मान रहे हैं। ये कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि किन के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं जनाब जो कहते हैं कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं हुआ करते, जो एक दूसरे के बारे में क्या बयान देते थे। जरदारी साहब कहते थे कि मैंने मियां नवाज शरीफ को माफ कर दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ये धरती का नासूर है, इसको पाकिस्तान की गली गली में मैं पकड़ूंगा। शहबाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी तुम्हें लाहौर लाड़काना कसूर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मियां नवाज शरीफ के बारे में जरदारी साहब कहते थे कि ये मौलवी नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि ये जाली शहीद है भुट्टो और असली शहीद जो है वो जनरल ज़ियाउल हक हैं। मैं उनकी कब्र पे खड़े होकर कहते थे मैं तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जदादे नहीं है, जो कहते थे जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए, जो कहते थे कि जनाब धेले की भी करप्शन की हो तो जो मर्जी हमारे साथ कर दो। तो इनकी तवील दास्तान है। अगर आप इनके झूठ गिनना चाहें तो कई दिन की ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी, और अगर आप इनके सच ढूंढना चाहें तो आपको सच नहीं मिलेगा कि आज तक इन्होंने सच कौन सा बोला है। तो मसला ये है कि ये इनके नहीं और बहुत से लोगों के ज़ाती सर्वाइवल का मसला है। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा। इन मुज़ाकरात का एक मकसद ये है, ये ट्रैप है सुप्रीम कोर्ट, ताकि जो है वो इन मुज़ाकरात की वजह से अपने ऑर्डर को उस तरह से जो है वो इंप्लीमेंट ना करवाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब इन मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, लास्ट हेयरिंग पे मेरी ये असेसमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने करने मुज़ाकरात करें, नहीं करने ना करें, वो अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाने की तरफ जाएंगे और ये उनको करना चाहिए। देखें ये कर क्या रहे हैं, एक तरफ ये मुज़ाकरात के नाम पे उधर से टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से,
दूसरी तरफ से ये ऑफ द रिकॉर्ड खबरें लीक करते हैं कि बंदियाल साहब भाग गए, लेट गए, पीछे हट गए, कंप्रोमाइज कर लिया, डील हो गई, डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट इस्टेब्लिश करने की तरफ जाना चाहिए, अपने फैसले की इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अभी मुज़ाकरात के मामला में नहीं पड़ना चाहिए। ये मुज़ाकरात मैं आपको बता रहा हूं, ये तारीख दे भी दें तो उस तारीख पर इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें इनके जो पीडीएम के कायद हैं, जो कप्तान हैं, जो सिपा सालार हैं, वो फजल रहमान साहब हैं। वो तो कहते हैं असेंबली को एक्सटेंड करो, वो तो कहते हैं कि जनाब 1 साल और एक्सटेंड कर दो। वो क्यों कह रहे हैं? जितनी वजारतें इस वक्त फजल रहमान साहब को वफाक में और केपीके के निगरान सेटअप में मिली हुई हैं, इतनी अगले 100 साल में भी उनकी पार्टी को नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस तरह से लोगों के अंदर शऊर आता चला जाएगा तो ऐसी पार्टियों को लोग वोट नहीं देंगे। अब खुद नून लीग वाले अक्सर ये बात कहते हैं कि जनाब जो शहरी के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी तवील दास्तान है ना, उन्होंने तो ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला नहीं एक्सेप्टेबल होता है और ना ही वो काबिल अमल होता है। फिर साथ साथ वो कह रहे हैं निगरान हुकूमत आई, अगर वो कह रही है नहीं करा सकते तो नहीं करा सकते, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर वो सारी जिंदगी नहीं कराते तो कोई मसला नहीं है, पर हम अपनी जिंदगी में दोबारा इलेक्शन होते हुए नहीं देख सकते। देखें, मसला यह है कि अगर आज ये इलेक्शन नहीं करवानी, ये बात फवाद चौधरी साहब ने रोस्टम पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कही। आप अच्छा, मैं लोगों की मुनाफकत पे हैरान हूं। अगर आज इमरान खान वज़ीर आज़म होते और ये बात इमरान खान कर रहे होते तो ये सारे खूनी लिबरल्स, ये सारे इंसानी हकूक़ के चैंपियन, ये सारे जमहूरिये, ये सारे जो कहते हैं कि आइन की सबसे करीबी रिश्तेदारी हमारे साथ है, आइन पे सदके वारी और कुर्बान जाने वाले, इनकी आज हालत क्या होती है? तड़प रहे होते, फड़क रहे होते, ये जो है ना, ये मातम कर रहे होते, ये खुदकुशियां कह रहे थे कि हम खुदकुशी कर देंगे, हम पंखे से लटक जाएंगे, ये इस तरह की बातें कर रहे होते, जो आज कह रहे हैं कि जनाब वो आइन पे अमल नहीं होना चाहिए। देखें, ये पहले ये सारे बड़े एंटी स्टेटस को और एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये बनते थे, और उस वक्त भी मैं ये कहा करता था कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी नहीं चाहते, ये नवाज शरीफ की सुप्रीमेसी चाहते हैं, ये नवाज शरीफ के इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। आज देखें ये सारे किन किन के तर्जमान बने हुए हैं, किस किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। आइन, ये पहले कहते थे कि आइन जो है वो कुरान मजीद जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइन भी जो बना हुआ है वो कुरान मजीद इस्लाम शरीयत के मुताबिक बना हुआ है, तो आइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज कहां गई वो आपकी बातें सारी? आज कहां गई वो आइन के लिए जो आपके पेट में मरोड़ उठते थे, जो दर्द उठते थे? आज कहां गई वो सारी चीजें? देखें, इस वक्त ये इलेक्शन जो सिर्फ जो है वो ये आइन का तकाजा नहीं है, ये पाकिस्तान की बकाया से जुड़ी हुई है। एतजाज हसन साहब ये बात करते हैं, एतजाज हसन साहब ये कहते हैं कि जो 90 दिन की शर्त क्यों रखी गई है? आपने इलेक्शन के बाद मैंडेट ना मानने की वजह से और तवील अर्से तक इलेक्शन ना कराने की वजह से क्या क्या माजी में नुकसान नहीं उठाए मुल्क ने। तो आप इलेक्शन, पाकिस्तान की बका इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है, शफाफ इलेक्शन के साथ, अवामी। और इस सारे मामले में सिद्दीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक क्या हो सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो वजीर खारजा का कलमदान उठाने से पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और उसकी अंदरूनी कहानी ये थी कि उन्होंने पंजाब के अंदर सीटें मांग ली थी। तो अगर ये इलेक्शंस नहीं कराते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इत्तेहादी हुकूमत में है नहीं और सिंध हुकूमत उनके पास है, तो उन्होंने सिंध हुकूमत के आगे कुछ नहीं देखना। फिर देखें, पीपल्स पार्टी एक बात पे ईमान ला चुकी है, सियासी ईमान की बात कर रहा हूं। यहाँ जुड़वा शहरों में एक बहुत बड़ा दरबार है, जिस दरबार का, जिस गद्दी का फखरुर रहमान साहब को भी पता है, आप सबको पता है, तो वो इस बात पे सियासी ईमान ला चुके हैं कि हमने अब जो भी करना है वो उस सियासी गद्दी के हुक्म पे करना है, वो उस पीरखाने के कहने पे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सिद्दीक भाई, मैं ब्रेक के बाद फिर इसी चीज को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। फखरुर रहमान साहब भी हमारे साथ, ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इश्तियाक अहमद साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन कर लिया है, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे, और फखरुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा सर, अभी मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका कानूनी पहलू आपसे पूछूंगा कि अगर 2 तारीख को मंगल के रोज तीसरा दौर होगा इस मुज़ाकरात का, और ये मुज़ाकरात लेट सपोज नाकाम हो जाते हैं, अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई चीज निकल कर सामने आई, तो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर पर अमल कैसे करवाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो इन फील्ड है, ना किसी पार्टी ने उसको चैलेंज किया। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इस वक्त पिटीशन मौजूद है। अब बात वहां पे आके खत्म होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने 187 के अंदर उसके पास इख्तियार मौजूद है कि वो कोई भी ऑर्डर कर सकती है, लेकिन जो ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उसको वेरी करना या चेंज करना जो है वो इन हालात में पॉसिबल नहीं है। ये पॉजिटिव मूव है। मैं तो हमेशा इस बात पे एग्री किया है मैंने कि
मुल्क के मामलात जो हैं सियासतदानों ने अगर हल करने हैं, जो कि वो हल करते हुए नजर नहीं आते, वो तो अपनी अना को तस्कीन देने के लिए या अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो वो तो इस बात को हमेशा सुप्रीम कोर्ट आपने चैलेंज का जिक्र किया कि चैलेंज किसी ने नहीं किया, लेकिन पार्लियामेंट में जो इजलास चलते रहे उन्होंने ये बात बोली कि हम मुस्तरद करते हैं। नहीं, वो गलत है, वो नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो उनका ये करारदाद पास करना, उनकी ये कैबिनेट से करारदाद पास करना, उनका कैबिनेट के अंदर ये सारी तकारीर करना, ये सारा का सारा सियासी अखंड है। ये इसको मैं नहीं समझता कि कोई कानूनी जवाज और कानूनी पहलू बचता है कि वो उस ऑर्डर से फरार इख्तियार कर सकें। आपको याद होगा कि लास्ट डेट पे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि आप में से किसी ने इसको चैलेंज किया, आपने किसी को इसको ऑब्जेक्ट किया, तो वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कह दिया कि हमें उस फैसले को चैलेंज तो नहीं किया, बट हमारी रिजर्वेशन है। क्या रिजर्वेशन रखने से उस ऑर्डर की नलिटी हो जाती है? उसको नलिफाई नहीं किया जा सकता। उसके लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाना था और किसी पार्टी ने नहीं खटखटाया। साहब, मेरा क्वेश्चन ये, हाउ आप इंप्लीमेंट कैसे करवा सकते हैं? किस तरह से करवाएंगे इंप्लीमेंट? एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, वो कहता है हाथ उठा के भाई हम नहीं करा सकते इलेक्शन, हमें फंड्स मिल जाए, हम सिक्योरिटी मिल जाए, फिर भी हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। हुकूमत ये कहती है कि हम फराहम नहीं करेंगे। मेक नो मिस्टेक, अगर हम आपको पैसे प्रोवाइड कर दें, आप इस तरह ही नहीं सोचे, ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस में कही जाती है, तो फिर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? सर मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है, बैलेट पेपर्स जो हैं वो सिर्फ छपने हैं, और उन बैलेट पेपर्स को छपने के लिए टाइम जो है वो इतना रिक्वायर्ड है क्योंकि अभी 14 मई तक मैनेज हो सकता है। लेकिन क्योंकि बदनीयती इस बात में शामिल है और बदनीयती की वजह से ये लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, तो देन दे हैव टू पे द कॉस्ट। अगर वो नहीं कर सकते तो देन दे वुड हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉ में दिए गए हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस और कॉस्ट क्या हो सकती है? वो कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हो सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इस कंटेम्प्ट में फारिग किया जा सकता है। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी सेक्रेटरीज जो हैं जब तक किए जा चुके हैं कोर्ट के अंदर, इनकी रिपोर्ट्स वहां पे सबमिट हो चुकी हैं, तो इनको डायरेक्ट किया जाता है डिफाइंस की सूरत के अंदर। ऑलरेडी डायरेक्शन भी मौजूद है, उसकी डिफाइंस की सूरत में इनको फारिग किया जा सकता है। ये है कानूनी पहलू। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि हुकूमत ले तो लाल का मुजाहरा करती है, वकला बरादरी इसमें किस तरह से इंप्लीमेंटेशन कराने में मावनत का किरदार अदा करेगी? वो तो जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है वकला बरादरी तो हो चुका ना, 14 मई को इलेक्शन होने। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, अब इम्प्लीमेंटेशन की पिटीशन तो उनके पास पड़ी है ना, अब उसका फैसला देखेंगे। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उसके मुताबिक वकला का रिएक्शन ही वही होगा कि उसके अगर डिफाइंस होती है तो एक और सवाल फिर मैं फखर साहब की तरफ जाऊंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंटेशन, अभी जो ये अमल दरामद के वाले से जो बेंच बना हुआ है 3 रुकनी, कल भी इसकी समाअत हुई थी, ये बताइएगा ये डायरेक्शन किसी को दे सकते हैं, अथॉरिटीज को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कि आप इस पर इंप्लीमेंटेशन कराएं? ऐसा ऑर्डर आ सकता है? एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो बाउंड हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के। ये डिफाइंस 189 के तहत और 190 के तहत अगर डिफाइंस होती है तो फिर उसके, तो यही मैं कह रहा हूं ना कि किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि वो देखें, जब इशू बना सुप्रीम कोर्ट का तो रेंजर्स तलब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे डायरेक्शन दी जा सकती है कि ये कोर्ट का लेजिटिमेट ऑर्डर है, इसको कंप्लाई विद किया जाए। दे कैन पास एनी साइज टाइप ऑफ ऑर्डर और उसमें कोई अमर माने नहीं है। तो अगर कोई नहीं फैसला फखर साहब, आप एग्री करते हैं तमाम चीजों से कि जनाब ये इंप्लीमेंटेशन इसी तरह से करवाई जाएगी और इसी तरह से होगी? हुकूमत के पास ये ऑप्शन तो होता नहीं है मुस्तरद करना। उन्होंने कहा कि जनाब हम मुस्तरद करते हैं ये फैसले को, हम नहीं मानेंगे। लेट्स सपोज अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, कामयाब होने के कुछ चांसेस फिलहाल नजर तो नहीं आते, लेकिन एक अच्छी चीज है, सियासतदानों को अपने मसले खुद सॉल्व करने चाहिए अगर सॉल्व करने की नीयत हो तो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिशियंस को ये मौका फराहम किया है कि आप बातचीत के जरिए से मामले को सुलझा लें, हल कर लें।
क्योंकि अदरवाइज भी जिस तरह से हुकूमत वक्त जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने की धमकियां नहीं लगाया करती। ये पाकिस्तान में ही ऐसा आपको देखने में मिल रहा है कि जिन अरकान असेंबली ने अपना हलफ उठाया आइन को प्रोटेक्ट करने का, वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की जद में आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदादे पास करके, जिसकी तरफ दबे लफ्जों में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल को ये बावर करा चुके हैं कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तौहीन अदालत तो जो है वो एक साइड पे रह जाती है। ये आइन से बगावत जो है तो सामने वाला भी तो कॉन्सिक्वेंसेस को मानने के लिए तैयार है ना। आपने कल सुनी होगी ना गुफ्तगू कि अगर आप नाअहल होते हैं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हम आपको सदर बना देंगे। तो लेट्स सपोज उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ ना एक तरीके से। देखें आर्टिकल 6 की सजा क्या है, आर्टिकल 6 में क्या कहता है, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते जो आइन के तहत दिए जा रहे हैं, तो आप आइन से बगावत करके सबवर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी सजा मौत है। ठीक है सर, तो ये इतनी सिंपल बात नहीं है, क्योंकि ये आइन शिकनी जो है ये मुल्क के अंदर यकसर एक मुख्तलिफ नौइयत का क्राइसिस पैदा करने की एक गहरी साजिश है। आप ये इस वक्त इसको समझ नहीं रहे। मैंने इसीलिए कहा था कि 97 में जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था और मैं वहां पे मौजूद था, उससे बड़ा क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके हैं। मईशत आपकी डूब चुकी है। वो 58 जो है वाला मामला था ना, 58 का मामला जो गया था सुप्रीम कोर्ट में, सज्जाद अली शाह साहब की जो अदालत थी। नहीं जी, वो सज्जाद अली शाह साहब की जो अदालत थी 5 रुकनी बेंच की, वो तो उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही थी और फर्द जुर्म आयद होना था जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया गया था। उनके मुखालिफ जो जजेस थे उन्होंने सदर के आर्टिकल 58(2)B के जो इख्तियारात थे असेंबली को तहरीर करने के, उसको सस्पेंड कर दिया था। यानी कि ये तो 25-26 साल पुरानी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैक्सिटी शो की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन के तहत अपना फैसला दिया है उसके अंदर वो रद्द बदल नहीं कर सकती, क्योंकि दैट मीन्स कि या आपने पहले फैसला गलत दिया या सही दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कतई तौर पर तब्दील नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये फैसला हम कर चुके हैं। तो और मुज़ाकरात फिर किस चीज के लिए हो रहा है? मतलब अगर ये इस ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो मैं आपसे पूछूं, मुज़ाकरात अगर ये कहते हैं कि एक ही दिन पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हैं, लेट्स सपोज अगर ये जून जुलाई में इंतखाबात करवा लेते हैं, मैं अगस्त की बात भी नहीं करता, तब भी फिर 14 मई का जो ऑर्डर है वो वैसे ही रहेगा। देखे ना, ये जो इन मुज़ाकरात से तो एक बात की तो नफी हो गई ना कि जो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो तो अगर आज नहीं है तो कल कैसे होगी? ठीक है, वो तो इनका झूठ पकड़ा गया। मैंने आपको कहा है कि ये आइन और कानून के शिकंजे में आ चुके हैं, ये जिस तरह मर्जी भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस सारी सूरत हाल में एक बैरूनी फैक्टर भी है। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं जिसमें चीन और सऊदी अरब लीडिंग है, उनकी तरफ से भी कुछ किरदार जो है वो प्ले किया जा रहा है। वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम देखना चाहते हैं, माशी इस्तेकाम देखना चाहते हैं, सियासी इस्तेकाम देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं। तो ये जिस तरह से मामलात ये लेके चल रहे हैं, क्या ये सऊदी अरब को और चीन को ऑफेंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। लेकिन अपने जाती मुफादात में मुझे लगता ये है कि ये मुज़ाकरात के अंदर फिर से एक NRO की बात कर रहे होंगे कि चलें, हमने जो अपने केसेस खत्म करा लिया, आप उसको दोबारा ना खोलिएगा, उसको मत छेड़िएगा। मतलब ये पॉइंट्स रेस्ट हैं। और आपको क्या लगता है अगर लेट्स सपोज मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, मुज़ाकरात में कोई ऐसा मामला नहीं होता कि डेडलॉक आए, क्योंकि अभी तक डेडलॉक आ नहीं रहा, 2 तारीख को दोबारा होंगे मुज़ाकरात, तो फिर जो डेट आएगी उसमें दोनों के कंसेंसस को एग्रीमेंट बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा? नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुकी है कि हमने ना ही आपको कोई ऑर्डर किया कि आप बातचीत करें, हमने तो एक सजेशन दी थी। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात की कामयाबी देखनी है तो उसका पहला इशारा यही है कि आपने असेंबलियाँ कब डिसॉल्व करनी है, और असेंबलियाँ डिसॉल्व करने की तारीख अगर तय हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म जो है वो एक समरी सदर के पास रखवा सकते हैं, असेंबली तहरीर करने की भेज सकते हैं।
जो कि मेरे ख्याल में इंतहाई माकूल बात है। चलिए सर, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन फिर मेरी बात, मैं घूम फिर के फिर उसी सवाल की, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 14 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा, तो फिर ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, इस एक्सरसाइज का मतलब और मफहूम क्या हो सकता है, इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस सवाल के जवाब से प्रोग्राम का आगाज करेंगे दोबारा। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी से मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि फिर इस एक्सरसाइज का मकसद क्या हो सकता है, मैं इसका जवाब पहले इश्तियाक साहब से ले लेता हूं। इश्तियाक साहब, ये बताइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले फखर साहब की गुफ्तगू आप मुलायजा कर रहे थे, उन्होंने कहा 14 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, कंसेंसस वाली बात आप करते हैं नहीं करते। तो सर, अगर 14 मई को इलेक्शन का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, अगर कंसेंसस हो जाते हैं, अगर मुज़ाकरात होते हैं, तो सर फिर इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? फिर देखिए, मेरी इसमें राय ये है कि 187 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई पिटीशन पेंडिंग है, तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, उन लोगों के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये कंसेंसस जो है ये हो गया है और उसमें इलेक्शन की डेट अगर आगे करने का जवाब बनता है, जो कि किसी कंसेंसस की सूरत में, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी डेट आगे कर सकती है। और अगर ये सेटलमेंट नहीं होती है तो देन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। और लेकिन आपको याद होगा पहले जो ऑर्डर हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो दी हुई तारीख थी 14 मई, उसको 8 अक्टूबर ले गए थे। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो 8 अक्टूबर इतनी आगे डेट ले जा सकती है? और उसके बाद फिर उन्होंने अपना फैसला बरकरार रखा था। उसके ऊपर तो फाइंडिंग आ चुकी ना कि उनका वो जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था 8 अक्टूबर वाला, वो तो नलीफाई हो चुका है ना, उसकी हद वो तो कल खत्म हो गया ना बेसिकली। हाँ ठीक, हाँ जी, वो कल अदम हो चुका है जी। इसलिए वो तो बड़ा क्लियर वर्डिक्ट मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए वो कह देना कि जी इलेक्शन कमीशन अपने तय को अपनी डेट एक्सटेंड कर सकता है, वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड होगी भी तो उसको आईनी कवर लाजमी दिया जाएगा, लाजमी दिया जाना चाहिए। इश्तियाक साहब, देखिए, पहले भी जब बेनजीर भुट्टो शहीद के वक्त में जब इलेक्शंस आगे हुए 2008 की बात है, तो आइन ने उसको लीगल कवर दिया था और 18th अमेंडमेंट के अंदर उसको कवर दिया था। तो ये तो वो चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर किसी डेट को एक्सटेंड किया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है इस वक्त ना पार्लियामेंट का वो इख्तियार है। और ये जो आईनी कवर की आप बात कर रहे हैं, ये आईनी कवर आने वाली हुकूमत पर पिटीशन ये बिल लेकर आएगी असेंबली के अंदर, या उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जाना पड़ेगा कौमी असेंबली में? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जो है वो आइन की तशरीह के लिए सफिशिएंट रहेगी, और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको कवर दिया जा सकता है। और ये नेशनल असेंबली की तो बात ही नहीं है, ये तो प्रोविंशियल असेंबली की बात है। और ये पंजाब असेंबली जो है, जो भी फॉर्म होती है इलेक्शंस के बाद, वो उसके मुताबिक जो है वो अपना बिल्कुल। फखर साहब, ये बात कहीं किसी हद तक दुरुस्त तस्लीम की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आप कंसेंसस कर लें। अगर कंसेंसस हो जाता है तो फिर आगे डेट ले जाने में कोई उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज होगी जिसपे उनको एतराज होगा 14 मई के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं होगा ना, क्योंकि वही चाहते थे कि जनाब इलेक्शन जल्दी हो, 90 डेज के अंदर हो। हुकूमत तो 90 डेज को तस्लीम नहीं कर रही थी। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 जो है ना वो इन्वोक किया हुआ है। जैसे 90 दिन का टाइम तो पहले ही कंज्यूम हो चुका है। तो जो एतजाज हसन साहब भी ये बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट कंडोन कर सकती है। तो अब बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के हवाले से जो इलेक्शन का मामला है और जो पूरे मुल्क में इंतखाबात के मामले का मामला एक ही दिन अगर कराना है, तो उसको जम करने के लिए ज़रूरी है कि जो दीगर असेंबलीज हैं वो भी पहले तहरीर हो जाए, ताकि 90 डेज का जो टाइम है वो उसी तरह से उसमें उसको मर्ज कर दिया जाए, उसको उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में जम कर दे उस आर्टिकल के तहत। लेकिन अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए
जो भी आइन का इख्तियार उनके पास है वो उसके दायरा कार में रहते हुए ये करेंगे। और आर्टिकल 190 वाज़े तौर पर ये कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये फैसला सब पर बाइंडिंग है, ये नहीं इसमें इफ एंड बट नहीं है। असेंबली में खड़े होके या कहीं पे खड़े होके इस तरह बयानात देना बड़ा आसान है, लेकिन जब कानून के शिकंजे में कोई आ जाता है तो फिर उसके बाद बचना नामुमकिन होता है। और ये तौहीन अदालत के चक्कर में जो अगर लेट सपोज अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को अदालत तलब कर सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 बड़ी गलतियां कर दी हैं। एक तो वो गलती कर चुके हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पिछली जो हेयरिंग हुई थी उसमें रिपोर्ट पेश कर दी थी, मनी बिल रिजेक्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप मेजोरिटी खो बैठे हैं। अब उन्होंने 180 के वोट ले लिए करारदाद का वोट ले दिया, ठीक है। एतमाद का वोट जो है उसका अलग से एक तरीकाकार वाज़ेह है। दूसरा, कैबिनेट से मंजूरी देने के बाद फिर पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से बिल जो है वो करारदाद के जरिए से 21 अरब रुपए के जो मामला थे उसको मुस्तरद करवा दिया। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप तो मेजोरिटी खो बैठे। अगर वजीर आजम के खिलाफ जो है वो इस तरह की करारदाद जो है वो मतलब मनी बिल में अगर मुस्तरद कर दिया जाए करारदाद के जरिए, अव्वल तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि मनी बिल है, उसको आप करारदाद के जरिए से नहीं कर सकते क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर हर चीज रूल्स के तहत चलती है। एनी हाउ, मेरा कहने का ये मकसद है कि शहबाज शरीफ साहब को जिसने भी ये आईनी और कानूनी मशवरा दिया था बिल्कुल गलत दिया था। वो और एक और मशवरा भी है और ये काफी ज्यादा बातें चल रही है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पर कमेंट करें। पहले फखर साहब, आप ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी ने इफ्तिखार उमर चौधरी साहब को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बहाल किया था। आपको याद होगा जब 2008 के अंदर गालिबन फरवरी का महीना था, 16 तारीख थी, जब कौमी असेंबली का इजलास जब हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी ने ओहदे अपना संभाला, उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल किया था। तो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अगर किसी जज को बहाल किया जा सकता है तो किसी को रुखसत पर भी भेजा जा सकता है। यह खाम ख्याली है, ख्वाहिश है, या ये हकीकत का रूप इख्तियार कर सकती है? फखर साहब, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। मैंने आपको ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आर्टिकल 209 है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके अलावा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला जा सकती। जो स्पीकर का खत है वो भी अदलिया की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला है क्योंकि आर्टिकल 175 के अंदर और फिर आगे जो सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंस के हवाले से प्रोटेक्शन दी गई है, ये उसके ऊपर भी हमला है। ये जो यूसुफ गिलानी साहब ने कहा था, पॉइंट आगे सर, आप वैसे भी मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। इश्तियाक साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से बात की जा रही है कि बहाल हो सकते हैं तो रुखसत पे भी जाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है? मैं ये दीवाने का खाने का ख्वाब कहूंगा कि जैसे सब पाकिस्तान को अगर इस तरह से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए फारिग करना है या उनको रुखसत पे भेजना है तो वो नहीं हो सकता। ये एक आईनी नहीं हो सकता। चले सर, पॉइंट आ गया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साथ इश्तियाक साहब मौजूद है, हमारे साथ फखरुर रहमान साहब मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।